आज हम पहुँचे हुए हैं भारतीय भारत को जागृति अभियान के संस्थापक और उसको दिशा दे रहे इंजीनियर योगेंद्र नाथ उपाध्याय जी के पास में। उनसे जानते समझते हैं कि भारत जागृति अभियान क्या है और या इसका क्या उद्देश्य है, कैसे कार्य करेंगे। तो ये आपका जनता खबर में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि आपने जो अभियान शुरू किया है इसका क्या उद्देश्य है। भारत जागृति अभियान कैंपेन फॉर विजिल इंडिया जी ये पूरी दुनिया के हर देश में जी हर देशवासी के जो जागरूक नागरिक हैं उन लोगों ने अपने अपने देश में जनता की जागरूकता के लिए कैंपेन चलाते हैं। इसी तरह से भारत में भी ये संगठन पूरे देश में चलते हैं और जनता के बीच में लोग काम करते हैं। कैंपेन फॉर विजिल इंडिया भारत जागृति अभियान का उद्देश्य जनता के बीच में उन मुद्दों को बताना जिससे कि अपनी आवाज़ बन सके, जनता की आवाज़ बन सके। जी ये उद्देश्य जो राजनीतिक जो दल होते हैं वो सत्ता की होड़ में लगे रहते हैं और सत्ता प्राप्त करना, सत्ता बचाना और यही उनका उद्देश्य होता है। ऐसे में वो अपनी बातों को, अपनी आवाज़ को जनता की आवाज़ बनाना चाहते हैं। कैंपेन फॉर विजिल इंडिया भारत जागृति अभियान का उद्देश्य है कि लोगों की आवाज़ इतनी मजबूती से उठे, लोग अपनी बातों को इतने अच्छे से समझें कि जो राजनीतिक दल हैं वो उनकी आवाज़ को महत्व दे सकें और जिससे कि जो राजनीतिक स्तर पर होना है वो राजनीतिक दल करें, जो सामाजिक स्तर पर होना है वो समाज के लोग करें। तो इसमें ये प्रेरणा आपको कैसे मिली कि इस अभियान को आगे किया जाए और लोगों को दशा दिशा दी जाए। जी हमें ऐसा काफ़ी समय से जी लगभग 5-6 सालों से ऐसा लग रहा है जी जब हम इन मुद्दों पर विचार करते हैं। जी मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ, जी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मेरा विषय रहा, कार्य का क्षेत्र रहा जी और उसमें काम करते हुए हमने महसूस किया कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो जिनकी मार्केटिंग हो रही है और जिनकी वजह से लोगों के जीवन की दुश्वारियाँ बढ़ रही हैं और लोग दवाओं पर निर्भर हो रहे हैं, स्वास्थ्य के लोगों की खराब हो रही है और तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो लोग अपने स्तर पर उन चीज़ों का समाधान कर सकते थे लेकिन वो समाधान नहीं कर रहे हैं। और कोरोना जब आया उस समय हमारे इन विचारों को बड़ी दृढ़ता प्राप्त हुई कि अंत में जब प्रकृति सामने खड़ी हो जाती है और उस समय सरकारें फेल हो जाती हैं। अभी जैसे हर किसी चारों तरफ आप पर्यटन की बात सुन रहे हो, हाँ लेकिन कोरोना के समय में सबसे पहले पर्यटन रुका। जी अंतर्देशीय यात्राएं रोक दी गई, देश के भीतर की यात्राएं रोक दी गई, जी मार्केट बंद हो गए, रेलें बंद हो गई, बसें बंद हो गई, यहाँ तक कि मंदिर मस्जिद भी सब बंद हो गए और उस समय लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। जी यहाँ तक स्थिति हो गई जी कि पूरा बाजार बंद, सब जी चीज़ बंद। जी लोगों के घरों में अगर काम करने वाले लोग रहते थे, जी दाई और नौकर, हम्म वो लोग भी आना बंद किए और लोगों ने उनकी छुट्टी कर जी दी। अखबार भी लोग चिमटे से पकड़ने लगे, हम्म हाथ पांव धुल करके घर में जाने लगे, जी आपस में हाथ मिलाना, आपस में गले मिलना सब बंद हो गया। तो हमें ऐसा लगा कि जो ये गांधी जी का रास्ता है, जो व्यक्तिगत जीवन का रास्ता है, वह जो हमारी व्यक्तिगत अपने काम है वो हमें स्वयं करने चाहिए और जब हम अपने काम स्वयं नहीं करते हैं तो हम मार्केटिंग को, ट्रेडिंग को बढ़ावा देते हैं और ऐसे में ब्रांडिंग को बढ़ावा देते हैं। जब एक कपड़े, शरीर की नाप अपनी होती है, जी उसके दर्जी उसके नाप का कपड़ा सिलेगा, लेकिन ब्रांडिंग होगी तो फैक्ट्री से आएगा। जी तो बाजार और उपभोक्तावाद भी कारपोरेट ताकतों का को बढ़ाने वाला है और ये आम आदमी के जीवन को दुर्भर करने वाला है। चिकित्सा, जब हम दवाओं पर निर्भर होते हैं
तो हम सब जानते हैं कि एक दवा खाते हैं तो दूसरा रोग हो जाता है, लेकिन जब हम व्रत उपवास की ताकत को समझेंगे तो हम समझेंगे कि हमारा शरीर हमारे रोगों का स्वयं भी इलाज कर सकता है और कर लेता है। तो ये गांधी जी उस समय जो विदेशों में पढ़े हुए और कुछ शिक्षा प्राप्त किए हुए, लेकिन वो एकादशी का व्रत रहना शुरू किया। वो रविवार का व्रत रहना शुरू किया, अपनी सफाई स्वयं और नहीं तो अर्जुन बस्तियों में भी जाकर और वहाँ भी सफाई का काम करते हैं। तो हमें ऐसा लगा कि हमें इन चीज़ों बातों को लोगों के सामने रखना चाहिए, और उसमें हमने 5-6 विषय अभी तक आपस में डिस्कशन करके और वो निकले। एक तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि भारत ही दुनिया का ऐसा देश है जिसमें 150 जातियों जनजातियों को अंग्रेजों ने 1871 में एक्ट बना कर जन्मजात अपराधी घोषित किया। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं। उन लोगों ने उस समय देश की आबादी 30 करोड़ थी, लगभग 6 करोड़ लोगों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। और वो सब ऐसी जातियाँ थी जो मार्शल जातियाँ जनजातियाँ थी, वो लड़ाकू थे, अंग्रेज उन पर कब्जा नहीं कर पाते और उनके सबके अपने राज्य थे, अपने अपना अपना गुरु थे, अपनी मान्यताएं थी, अपनी जीवन स्टाइल थी, अपने युद्ध लड़ने की कला थी, और ये सारे लोग बेघर हो गए और उनको पीढ़ी दर पीढ़ी अपमान झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी वो लड़ते रहे, अंग्रेजों से लड़ते रहे। फिर जब देश आज़ाद हुआ तो ये आशा की किरण जगी कि जितने लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले जो लोग थे, सबको, चाहे वो नेहरू जी, गांधी जी, चाहे जितने भी लोग थे, सबको अंग्रेजों ने अपराधी घोषित किया। लेकिन ये जो इनके वंशज थे, इन लोगों के, चाहे किसी भगत सिंह जी का नाम ले लीजिए, चंद्रशेखर जी का नाम ले लीजिए, किसी का, उनके वंशजों को, उनके परिवारीजनों को अपराधी या उनको जन्मजात अपराधी नहीं घोषित किया। लेकिन ये 150 जातियाँ जनजातियाँ जो आज देश के भीतर लगभग 30 करोड़ हैं, वो लोग जो जंगल में और पहाड़ में उस समय रहने को मजबूर हुए थे और अपने अपने जीवन को ठीक प्रकार से बचाते हुए, अपने परिवार को बचाते हुए और कुर्बानी देते रहे, लड़ते रहे, उनका जीवन आज़ादी के बाद भी आज उसी तरह से दिखा। यह निस्संदेह रूप से ये बात सच है कि देश जब आज़ाद हुआ तो 1871 का 1887 का जो एक्ट था वो 1923 में भी अंग्रेजों ने उसमें जो संशोधन किए थे, समय समय पर उससे कड़ा बनाया था। उनको उनमें जो जातियों को इंलिस्ट किया था, जो थानों में रखवाया था जातियों जनजातियों को, उसको 1952 में इंडियन हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट में बदला गया और उसमें लिस्ट हटा दी। लेकिन समाज में जो उन जातियों जनजातियों के प्रति परसेप्शन था, जो नौकरशाही में परसेप्शन था, वो नहीं बदला। उनको आज भी उसी दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन हमारी यही मतलब इस भारत जागृत अभियान के जी माध्यम से जी ये सबसे अनुरोध है कि उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, जो उनकी हस्तकला है, जो उनके शारीरिक मानसिक सौष्ठव है, जो वो तमाम प्रकार के ऐसे उत्पादन करते हैं और वो चाहे चमड़े का काम हो, आपका खानों में लोहे का काम हो, पत्थर का काम हो, शीशे का काम हो, कालीन का काम हो, इत्र का काम हो और जंगल में तमाम प्रकार की जड़ी बूटियों का उनको ज्ञान है, जो आज जिनकी तस्करी हो करके पूरे दुनिया में बहुत अच्छे, बहुत महंगे दामों पे बेच करके तमाम घराने जो है अमीर हो रहे हैं। उनकी दशा बदलनी चाहिए और इस दशा को बदलने के प्रयत्न हुए हैं। उनके जातियों जनजातियों से संबंधित भी आर्टिकल 341, 342 में संविधान में भीमराव अम्बेडकर जी के समय में जब संविधान बन रहा था तो उस समय संविधान सभा ने विचार किया और उन्हीं जातियों जनजातियों को आर्टिकल 341 में 342 में आरक्षित किया, जिसे हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहते हैं। उन्हीं जातियों जनजातियों के लिए 60% लोकसभा क्षेत्र और 15% अनुसूचित के लिए और 60% जनजाति के लिए आरक्षित किए गए। सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में भी सेंटर में 7% और 15% के आरक्षण दिए गए। राज्यों में भी उनकी संख्या के अनुसार अलग अलग SC और ST के लिए आरक्षण दिए गए। लेकिन
आज जो उन्हें आवश्यकता है कि समाज में उनके प्रति परसेप्शन बदले, उनको लोग ये जाने कि ये जन्मजात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता, किसी देश का नहीं मिलता कि जहाँ पे जन्मजात अपराधी लोगों को घोषित किया गया। यहाँ तो बाकायदे कानून बना करके घोषित किया। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा कलंक है। और आज की डेट में देश के भीतर जो 7 लाख गांव की बात गांधी जी किया करते थे, उनमें से 2 लाख गांव तो शहरों में समा गए। उनकी दशा तो जो है वो हर शहरवासी जानता है। जो बीच के गांव है शहर के अंदर, वो झाड़ू पोछा लगाने वाले में बदल गए। उनका मालिकाना हक और सम्मान और सब चीज चाहे वो मजदूर वहाँ के कामगार रहे हों और चाहे उनके खेतों के मालिक रहे, सबकी स्थिति खराब है। लगभग 5 लाख गाँव इस समय अभी बचे हुए हैं। सौभाग्य का विषय है कि उनमें से लगभग 1 लाख गाँव इन वनवासी क्षेत्रों में और पहाड़ों में, जिनमें ये जातियों जनजातियों के लोग बसते हैं, लेकिन आज उन पर भी कुदाराघात हो रहा है। उन्हें मुख्य धारा में लाने के नाम पर जो ग्राम गणराज्य की उनकी व्यवस्था है, जो आज भी अभी चल रही है, उसे नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। वन और पहाड़ के क्षेत्रों के अलावा जो गांव थे, वो भी ग्राम गणराज्य पे ही चल रहे थे, लेकिन विकास के नाम पर सन 70 के बाद से उनकी स्थिति ऐसी बदल गई कि दौर चल गया कि गांव का शहरीकरण किया जाए। वह एक बहुत बड़ा आक्रमण है। और शहरीकरण एक खर्चीला चीज है और ग्रामीणीकरण प्रकृति की व्यवस्था आधारित व्यवस्था है, सहकार और सहयोग पे आधारित व्यवस्था है। और ग्राम गणराज्य इतने मजबूती से हमारे देश में स्थापित हैं रहे हैं, जो राज्य चाहे जो बदला हो, लेकिन ग्राम गणराज्य का स्वरूप नहीं बदला। इसी नाते राज्य बदलते रहे, लेकिन ग्राम गणराज्य और भारत बहुत मजबूत बना रहा। अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश का 40% व्यापार, विश्व व्यापार का हिस्सा 40% भारत के जिम्मे था। आज जो 3% 4% भी नहीं बचा। तो हमारे ग्राम गणराज्य जो हमारे पूरे देश की व्यवस्था है, जिसमें हम उत्पादन भी कर लेते हैं, उपभोक्ता भी है, मार्केटिंग भी है, पूरा हमारा सिस्टम है, स्टोरेज भी है, तो सब में हमें ये नहीं है, हमारे यहाँ मंदी नहीं आती, क्योंकि हम सरप्लस इतना उत्पादन नहीं करते हैं कि हमें मार्केट के लिए दुनिया के किसी और देश को एक्सप्लोर करना पड़े। हमारे यहाँ पूरी खपत, तो पूरी चेन हम पूरी करते हैं अपने अर्थव्यवस्था की। तो इस नाते हमारे देश को समृद्ध बनाना है, तो और सम्मानजनक स्थिति में जाना है, तो गांधी जी का रास्ता, ग्राम राज्य का रास्ता, और जो ये 150 जातियाँ जनजातियाँ हैं जो वर्तमान में भी उस जीवन को जी रही हैं, उनको हम देश का जन्मजात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित करके और उन्हें सम्मान दे करके हम पूरी दुनिया में अपने देश के मस्तक को ऊंचा कर सकते हैं। हस्तशिल्प के क्षेत्र में कर सकते हैं, जड़ी बूटियों के क्षेत्र में कर सकते हैं, और ऐसे उनके ज्ञान है जिसका पूरी दुनिया आज लोहा मानेगी, क्योंकि पूरी दुनिया में चारों तरफ तनाव, भ्रष्टाचार है, अनाचार है, दुराचार है। और ऐसे में दुनिया भारत की तरफ देखेगी। अगर इन जातियों जनजातियों, आज दुनिया भर के तमाम ऐसे लोग आते हैं जो वन क्षेत्र में, पहाड़ क्षेत्र में जा करके उस ज्ञान का अध्ययन करते हैं। तमाम NGO जा करके वहाँ अध्ययन करते हैं, और कई लोग तो उन जानकारियों को ले जा करके और उन लोगों को एक तरह से शोषण भी करते हैं, जिससे की वजह से वो बाहर वो जहाँ ले जाते हैं उनके ज्ञान को, उनके सामान को, उससे वो समृद्धि प्राप्त करते हैं। लेकिन हमारे वन क्षेत्र के और जो पहाड़ क्षेत्र के या समाज में इन जातियों जनजातियों से जुड़े हुए जो कलाकार हैं, जो हस्तशिल्पी हैं, और जो जिनकी कला का लोहा पूरी दुनिया मान सकती है और मानती है, क्योंकि सब कारपोरेट की उनकी तकदीर कारपोरेट और इंडस्ट्रीज के हवाले है। तो ऐसे में जब वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित होंगे, तो उनका शोषण करने के बजाय उन्हें लोग सम्मान देने का और उन्हें अधिकार देने का और उन्हें उनकी समृद्धि का रास्ता खुलेगा, सम्मान का रास्ता खुलेगा, जो देश के सम्मान का कारण बनेगा। दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा होगा। यह एक विषय है। इसके अलावा भी विषय है, तो फिर आगे आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है हमारे जनता खबर के दर्शकों से
भारत जागृत अभियान का विषय साझा किया। और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक इस पर अपना कमेंट करें कि वो और इसको कैसे बेटर बनाया जाए या उनकी क्या राय है। आप सब देखते रहें जनता खबर को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।